हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियो में। हम आज एक नया एडिटोरियल है उसका एनालिसिस करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस उस पर दिए गए उसके आंसर्स आपको देने हैं और 10 ऐसे नए वर्ड्स लाए हूँ आपके लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं सुने होंगे। उनमें से बहुत से वर्ड्स तो नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलो, तो विच इज़ द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव। यही एक ऐसा वर्ड है जो शायद सुना होगा। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज यूबिक्विटस। कौन सा वर्ड है ये? यूबिक्विटस। ठीक है, तो लेट अस रीड द सेंटेंस। क्या दिया है? स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी विथ ऑलमोस्ट एवरीवन ओनिंग वन। हर एक के पास एक स्मार्टफोन तो है ही, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है ऐसी चीज या कुछ भी ऐसा जो हर जगह प्रेजेंट है। एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड यूबिक्विटस। ठीक है, हर जगह पे होना इसका मतलब ही है यूबिक्विटस। कोई चीज नहीं होती वो, हर जगह पे होना मतलब यूबिक्विटस है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया फिर? प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, है ना, हर जगह पे होना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? जैसे हम गॉड के बारे में, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज एवरीवेयर। तो और एक वर्ड कौन सा है उसके लिए? ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे, एवरीवेयर। परवेजिव, है ना, इज अगेन एवरीवेयर या यूनिवर्सल, राइट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो हर जगह पे नहीं रहता, जैसे रेयर होना, कोई चीज बहुत ही रेयर है, नहीं मिलती हर जगह पे। स्कार्स होना, ना, स्कार्स मतलब भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, कुछ तो भी बहुत बहुत ही कम क्वांटिटी में होना, या लिमिटेड होना। ठीक है, समझ गया वर्ड यूबिक्विटस? यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? हर जगह पे होना, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नेफेरियस। द वर्ड इज नेफेरियस। ठीक है, चलो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर नेफेरियस का मतलब पता चल जाएगा। द प्लॉट वॉज अनकवर्ड। प्लॉट मतलब है ना प्लान। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लान। द प्लॉट वॉज अनकवर्ड टू रिवील a nefarious scheme involving fraud and deceit। कैसी स्कीम थी? नेफेरियस स्कीम थी। मतलब नेफेरियस क्या है? एडजेक्टिव हो गया। यूबिक्विटस वो भी एक एडजेक्टिव हो गया, राइट। उसमें भी OUS लगा हुआ था, वो भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये स्कीम के बारे में बता रहा है। और स्कीम कैसी है? इन्वॉल्विंग क्या? फ्रॉड एंड डिसीट। तो नेफेरियस मतलब क्या हो सकता है फिर? नेफेरियस मतलब कोई ऐसी चीज जो फ्रॉड करे या डिसीट करे, छल करे, छलावा करे, कपट करे, ऐसी चीज को बोलेंगे हम नेफेरियस। बराबर है। कोई भी स्कीम या कोई व्यक्ति, हमने इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड देखा था कुछ ही क्लास पहले, अगर आपको याद होगा तो, डूबियस। याद है क्या? डूबियस वर्ड देखा था, जिसका मैंने आपको बहुत सिंपल सा मीनिंग बताया था। बोला जो आपको डुबा सके वो डूबियस है, बस। तो नेफेरियस भी डूबियस ही है। कोई ऐसी स्कीम जिससे आप डूब जाओ, है ना, ऐसी स्कीम जिसमें आप, चतुराई है, चतुराई लेकिन कैसी? दुष्ट वाली चतुराई है, जहाँ जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, उसे कहेंगे हम नेफेरियस, राइट। तो नेफेरियस का मतलब क्या होगा? विकेड, है ना। विकेड मतलब दुष्ट वाली चतुराई, विकेड दुष्टता, और क्रिमिनल यानी आपको डुबा सके, फ्रॉड, फ्रॉड वाली चतुराई। सिनोनिम क्या होंगे इसके फिर? ईविल, ईविल मतलब बुराई से भरा हुआ। विलेनियस, विलन से, देखो विलन ये वर्ड मालूम है आपको, जिसमें विलनता हो वो विलेनियस हो गया, बराबर। एंड मेलीवोलेंट, मेलीवोलेंट, ठीक है। दिस इज नॉट मेलवोलेंट, इट इज मैलीवोलेंट। ठीक है, मैलीवोलेंट मतलब भी ऐसी चीज जिसमें बुराई हो, क्रिमिनलिटी हो, दैट इज मैलीवोलेंट। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होंगे वर्चुअस। वर्चुअस मतलब जिसमें वर्चू हो, सच्चाई हो, दैट इज वर्चुअस, है ना। कोई व्यक्ति अगर बहुत सच्चा हो तो हम उसको कहेंगे इज वर्चुअस, बहुत सच्चा आदमी है ना, सभ्य आदमी है, सच्चा आदमी है। या गुड या राइटस, जो राइट है वो राइटस हो गया। समझ गए? समझा वर्ड नेफेरियस? तो नेफेरियस वर्ड निगेटिव मीनिंग वाला है, जिसका मतलब होता है डूबियस, आपको जो फ्रॉड करे, विकेड हो या क्रिमिनल हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिकैल्सिट्रेंट। कौन सा वर्ड है? रिकैल्सिट्रेंट।
रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट, ये देखो ये भी क्या हो गया फिर, एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज्ड टू फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस डिसरप्टिंग द एंटायर क्लास। ऐसा स्टूडेंट है, रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट है, क्योंकि उसने टीचर्स के रूल्स फॉलो करने से मना कर दिया और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो रूल्स को फॉलो ना करे या रूल्स को डिसरिगार्ड करे। ने डिसरिगार्ड ये वर्ड सुना था ना, कुछ दिन पहले डिसरिगार्ड भी देखा था, अपमान कर रहा है या सम्मान नहीं करना। तो रूल्स को या सिस्टम को या व्यवस्था को ना मानने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं हम रिकैल्सिट्रेंट। व्यवस्था को न मानने वाला व्यक्ति इज रिकैल्सिट्रेंट। मीनिंग क्या होगा, हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, कोऑपरेट ही नहीं करता किसी से, बहुत अड़ियल है ना, टूवर्ड्स ऑथोरिटी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। तो व्यवस्था को ना मानने वाला, अनकोऑपरेटिव टू द डिसिप्लिन मतलब व्यवस्था को ना मानने वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, रिकैल्सिट्रेंट है वो। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, स्टबर्न, नहीं मुझे नहीं मानना, उस पर अड़ जाना, अड़ियल होना, दैट इज स्टबर्न। डिफाइंट, डिफाइंट का मतलब भी होता है कोई चीज नहीं करना है तो नहीं करना, दैट इज डिफाइंट, ठीक है, वो ऐसा नहीं कहने वाला व्यक्ति इज डिफाइंट। रेजिस्टेंट ना, कोई भी होने वाली चीज को रोकना, दैट इज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या होंगे इसके, कंप्लायंट, कंप्लेंट मत पढ़ लेना इसको, कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब है कोई अगर आपके लिए नियम बना है तो उसके अकॉर्डिंग चलना, दैट इज कंप्लायंट, है ना। कोऑपरेटिव या ओबीडियंट ना, जो रूल्स फॉलो करेगा। आपने के माता पिता ने आपके लिए कुछ नियम बनाए हैं, आपने वो फॉलो किए, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर वेरी ओबीडियंट। और ओबीडियंट का एंटोनिम क्या होगा, रिकैल्सिट्रेंट। अब किसी व्यवस्था में किसी नियमों को नहीं मानने वाले व्यक्ति होंगे तो आप रिकैल्सिट्रेंट हो, समझ गए। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैकोफोनी। देखो कैकोफोनी, कैकोफोनी में फोनी आ गया, फोनी मतलब साउंड, फोनी ये वर्ड जो है वो साउंड से रिलेटेड है। क्या दिया है, द कैकोफोनी ऑफ कार हॉर्न्स। अब कैकोफोनी ऑफ, देखो ऑफ ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले अगर आया तो ये नाउन है पक्का। व्हाट इज दिस, दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है, ठीक है। किस चीज की कैकोफोनी, ऑफ कार हॉर्न्स एंड कंस्ट्रक्शन नॉइस। कार हॉर्न्स, कार के बहुत हॉर्न्स बज रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का नॉइज है। मेड इट इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क, काम पे कॉन्सेंट्रेशन में मुश्किल हुई, इसकी वजह से कार हॉर्न्स और कंस्ट्रक्शन नॉइस के कैकोफोनी की वजह से। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज, है ना, बहुत जोरों की अनकंफर्टेबल करने वाली जो आवाज होती है कहते हैं हम कैकोफोनी। ठीक है, फोनी मतलब आवाज से ही रिलेटेड वर्ड है फोनी, ठीक है। तो कैकोफोनी मतलब कर्कश आवाज जो अनकंफर्टेबल करे। क्या है मीनिंग इसका, हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। हार्श मतलब कर्कश, डिस्कॉर्डेंट मतलब जो कहीं मिक्स नहीं हो सकती, ऐसे भी कुछ भी कभी भी बज रहा है, दैट इज डिस्कॉर्डेंट। सिनोनिम क्या होगा इसका, डिसोनेंस। हमने रेजोनेंस सुना है, रेजोनेंस मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे, है ना। डिसोनेंस मतलब कुछ भी अपना अलग अलग चल रहा है, इस गाड़ी का हॉर्न अलग, उस गाड़ी का हॉर्न अलग, सब में मेल मिलाप कुछ नहीं है, मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं हो रहा है, दैट इज डिसोनेंस, ठीक है। रैकेट, रैकेट साउंड भी हार्श साउंड होता है, बहुत कर्कश आवाज। नॉइज तो आपको पता ही है, चिल्लाना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, हार्मनी, हार्मनी मतलब मिले सुर मेरा तुम्हारा, दैट इज हार्मनी। मेलोडी या साइलेंस, मेलोडी या साइलेंस कैन बी एंटोनिम ऑफ व्हाट, एंटोनिम ऑफ कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब कर्कश आवाज जो आपको अनकंफर्टेबल कर, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे, आता ना मैंने आज के वर्ड्स एकदम मस्त है। हाँ चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसीडियस। देखो फिर से OUS लगा है, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं, OUS लगा मतलब एडजेक्टिव। तो इंसीडियस,
तो ये किसी के बारे में तो भी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। सेंटेंस पढ़ो। द इंसीडियस नेचर, कैसा नेचर? इंसीडियस नेचर है। नेचर कैसा? इंसीडियस है। क्या देखेंगे कैसा है? द इंसीडियस नेचर ऑफ द डिजीज मींट और मेंट symptoms appeared only after the condition had progressed significantly। क्या बोला है? एक डिजीज के बारे में बोला है। क्या डिजीज का नेचर कैसा है? इंसीडियस नेचर है। देखो क्या बोला है, इंसीडियस नेचर ऑफ डिजीज, यानी डिजीज का नेचर ही ऐसा है कि जिसका मतलब क्या है कि सिम्टम्स अपीयर होते हैं कब? आफ्टर कंडीशन हैड प्रोग्रेस्ड सिग्निफिकेंटली, कंडीशन बहुत ही बिगड़ने के बाद या बहुत आगे जाने के बाद, प्रोग्रेस होने के बाद ही सिम्टम्स दिखते हैं। तो ऐसा नेचर, ऐसा इंसीडियस नेचर है इसका, उस डिजीज का। इंसीडियस नेचर मतलब वो डिजीज बहुत धीरे 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 फैलता है। तो धीरे धीरे, इन अ सटल वे, जिसे कहते हैं ना, बहुत धीरे धीरे किसी चीज में घुसना और फिर फैलते जाना, दैट इज कॉल्ड इंसीडियस। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे घुसते? बहुत धीरे धीरे, छुपते 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 छुपाते घुसते हैं और फिर उनकी संख्या बढ़ते जाती है इधर, है ना। तो उस प्रोसेस से आप उससे जोड़ सकते हो, दैट इज इंसीडियस। धीरे धीरे टेररिस्ट का अंदर घुसना और बहुत सारे फिर अंदर घुस गए कि उनका नंबर एकदम से बढ़ जाना, दैट इज इंसीडियस मूवमेंट। यहाँ पे डिजीज को बोला है इंसीडियस। तो इंसीडियस मतलब क्या होगा? देखो मीनिंग, प्रोसीडिंग इन अ सटल वे। सटल वे मतलब बहुत धीरे धीरे, बोलते हैं सटल, SUB भी रहा तो ये बी साइलेंट है, सटल वे, बट विथ हार्मफुल इफेक्ट्स, है ना। जब पाकिस्तान से इंसर्जेंसी होती है, टेररिस्ट घुसते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए तो आते नहीं हिंदुस्तान में वो, है ना। क्या करने आते हैं? टेररिज्म फैलाने के लिए। तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए अंदर घुसते हैं और धीरे धीरे कुछ तो भी कुकर्म करना है, इसलिए भारत में घुस रहे। तो उनकी मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? इंसीडियस मूवमेंट है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा फिर इसका? हेल्दी या सटल या डेंजरस। तो सटल तो धीरे हो गया, स्टेल्दी बोले तो डेंजरस, डेंजरस बोले तो डेंजरस, पता ही है आपको। एंटोनिम क्या होंगे इसके? ऐसी चीज जो पता चले, छुपते छुपाते ना हो, दैट इज ऑब्वियस, बिल्कुल सबके सामने है, जाएंगे तो बिल्कुल छाती ठोक के जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सबसे आगे, या हार्मलेस। ये तीनों वर्ड्स अलग अलग इसमें एंटोनिम्स हो सकते हैं, क्योंकि इंसीडियस में दोनों चीजें हैं। एक तो धीरे धीरे जाना, ये भी है, और दूसरा हार्मफुल होना, ये भी है। तो दोनों चीजें हैं, तो हार्मलेस भी उसका एंटोनिम होगा और झट से जाना वो भी उसका एंटोनिम हो सकता है। चलो क्लियर, इंसीडियस समझ गया। इंसीडियस वर्ड आया कि वो इवेंट याद करना, कौन सा? वो टेररिस्ट जैसे घुसते हैं वो, है ना। यानी आपको वर्ड को कहीं तो भी, किसी से तो भी लिंक करना पड़ेगा, तो आपको वर्ड वो ध्यान में रहेगा। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वर्ड। कौन सा वर्ड है? देखो पहले बहुत बड़ा सा वर्ड है, क्या है? पुसिलैनिमस। द वर्ड इज पुसिलैनिमस, है ना, पुसिलैनिमस। अब पुसिलैनिमस का मतलब क्या है? देखिए सेंटेंस से, इज पुसिलैनिमस बिहेवियर ड्यूरिंग द डिबेट। ऐसा बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में बोला है, OUS लगा है, मतलब पक्का ये फिर से एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। द पुसिलैनिमस बिहेवियर ड्यूरिंग द डिबेट वॉज एविडेंट। वो दिख रहा था। एविडेंट का मतलब क्या होता है? वो दिख रहा था, मतलब ऐसी चीज जो क्लियर क्लियर नजर आ रही थी, उसे कहेंगे हम एविडेंट है। वॉज एविडेंट व्हेन ही अवॉइडेड एड्रेसिंग एनी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। उसका पुसिलैनिमस बिहेवियर नजर आ रहा था जब हमने देखा कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज को नहीं छेड़ रहा है। पुसिलैनिमस बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें डर हो, डरपोक जिसे कहेंगे ना, वो हो गया पुसिलैनिमस। एकदम सिंपल वर्ड्स में, जिसमें डर हो या जिसको डर लगे, ऐसे बिहेवियर को क्या बोलेंगे? पुसिलैनिमस बिहेवियर, ठीक है। तो क्या मीनिंग हो गया इसका? शोइंग लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ करेज मतलब क्या? डर, है ना, डिटर्मिनेशन, और बहुत टिमिड होना, नहीं करना, बिल्कुल ऐसा डरा हुआ व्यक्ति, दैट इज पुसिलैनिमस। सिनोनिम क्या होगा इसका? कॉवर्डली, टिमिड या फियरफुल, डरपोक। एंटोनिम क्या होंगे इसके? करेजियस, बोल्ड या ब्रेव। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वर्ड आपने बिल्कुल सुने हैं इजीली। तो पुसिलैनिमस
में सिंपल सा वर्ड याद रखना, पुसिलैनिमस मीन्स डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सोपोरिफिक। सोपोरिफिक, बस आई एम ट्राइंग कि दिस लेक्चर शुड नॉट बी सोपोरिफिक, मतलब क्या देखेंगे अभी, लेटेस्ट सी क्या है सोपोरिफिक, है ना। सेंटेंस पढ़ेंगे, चलो। द प्रोफेसर्स मोनोटोन लेक्चर, बहुत मोनोटोनस हो रहा है क्या, हो रहा है, सकता है, पर सोपोरिफिक नहीं हो वही अच्छा है, ठीक है। प्रोफेसर्स मोनोटोन लेक्चर, मोनोटोन का मतलब एक ही टोन में चलते देना, ना उसमें आवाज में ना चढ़ाई है ना उतार है, कुछ नहीं है ना। तो प्रोफेसर्स मोनोटोन लेक्चर वाज सो सोपोरिफिक, इतना सोपोरिफिक था, देखना यार सोपोरिफिक हो रहा है ना तो बता देना, दैट सेवरल स्टूडेंट्स फेल अस्लीप, सेवरल स्टूडेंट्स फेल अस्लीप, उनको नींद आ गई। तो कोई भी ऐसी चीज, सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है फिर, सोपोरिफिक मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे झपकी लगे, नींद लगे, बस नींद लगने वाली चीज को हम सोपोरिफिक कहेंगे। ऐसी कोई भी चीज जो इतनी बोरिंग हो कि उससे नींद आ जाए, दैट इज सोपोरिफिक, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगा इसका, टेंडिंग टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप, ऐसी चीज जिससे नींद आए या झपकी लगे। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, स्लीप इंड्यूसिंग, सिडेटिव, सिडेटिव मतलब जिससे नशा हो, सिडेशन, सिडेशन मतलब नशा, तो नशा हो, नींद आए ऐसा, या बोरिंग, लेक्चर इतना बोरिंग था, सोपोरिफिक था कि बच्चे सो गए। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, बहुत एक्साइटिंग लेक्चर था, ऐसे नए नए वर्ड्स कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए कि लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, एक्साइटिंग हो गया, स्टिमुलेटिंग, एक्साइटिंग या इनविगोरेटिंग, ठीक है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, समझ गए। सोपोरिफिक, तो आई होप द लेक्चर इज नॉट सोपोरिफिक, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सुपरसिलियस। क्या है, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, सुपर सीरियस नहीं है, हाँ सुपरसिलियस है, या सुपरसिलियस बोल सकते हो। क्या है सेंटेंस देखेंगे, हर सुपरसिलियस एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड है, सुपरसिलियस, फिर से ओ यूएस लगा मतलब एडजेक्टिव, आज बहुत सारे एडजेक्टिव है। कैसा एटीट्यूड है, सुपरसिलियस एटीट्यूड है, मतलब कैसा देखेंगे, टूवर्ड्स हर कलीग्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू वर्क विथ हर, पता नहीं क्या एक सुपरसिलियस एटीट्यूड था अपने कलीग्स के प्रति, जिसकी वजह से किसी को भी उसके साथ काम करने में मुश्किल हो रही थी। तो सुपरसिलियस एटीट्यूड मतलब कैसा एटीट्यूड होगा, देखो यहाँ पे वर्ड्स ये सुपर याद रखना, ठीक है। सुपर से एक वर्ड बनता है सुपीरियर, है ना, ये वर्ड सुपीरियर, सुपीरियर मतलब क्वालिटी में ज्यादा अच्छा होना या अच्छा होने की भावना होना। तो उसका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि वो बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी है, वो बाकी लोगों से सुपीरियर है ना। तो उसकी जो ये फीलिंग थी कि शी इज सुपीरियर टू एवरीवन एल्स, दैट फीलिंग मेड डिफिकल्ट फॉर हर कलीग्स टू वर्क विथ हर। तो सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है, ऐसी फीलिंग जिसमें सुपीरियर होने की भावना हो, है ना, द फीलिंग दैट मेक्स यू फील दैट यू आर सुपीरियर, दैट इज सुपरसिलियस, समझ गए। क्या है मीनिंग इसका देखेंगे, बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंक्स वन इज सुपीरियर टू अदर्स, है ना, बाकी लोगों से अपन सुपीरियर है, ये फीलिंग या ये भावना होना इज सुपरसिलियस। सिनोनिम क्या होंगे इसके, फिर जो तो खुद को सुपीरियर समझते ज्यादा वो कैसे होते हैं, दे आर एरोगेंट या हॉटी, हॉटी यानी बहुत एरोगेंट वाला ही बिहेवियर, एरोगेंस वाला, एरोगेंट वाला नहीं, एरोगेंस वाला बिहेवियर, कंडेंसेंडिंग, फिर से एरोगेंस है उसमें। एंटोनिम्स क्या होंगे, एकदम डाउन टू अर्थ, हम्बल, मॉडेस्ट या अनप्रिटेंशियस। अनप्रिटेंशियस, देखो प्रिटेंशियस मतलब भी फिर से क्या हो जाएगा, सुपरसिलियस हो जाएगा। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड करना कि हम बहुत अच्छे हैं, अनप्रिटेंशियस मतलब कुछ नहीं बताना, तो जैसे भी है हम है, दैट इज अनप्रिटेंशियस, समझ गए। सुपरसिलियस समझ गए, सुपरसिलियस अगर आया वर्ड तो हमेशा याद रखना सुपर, सुपर से क्या बना है, सुपीरियर, सुपीरियर होने की भावना इज
supercilious. Clear? Let us now move on to the next word. Next word is munificent. Munificent कौन सा वर्ड है? म्यूनिफिसेंट. चलो सेंटेंस पढ़ेंगे म्यूनिफिसेंट का. द म्यूनिफिसेंट डोनेशन फ्रॉम फिलैंथ्रोपिस्ट हेल्प फंड द न्यू कम्युनिटी सेंटर. नए कम्युनिटी सेंटर को बनाने में जो हेल्प हुई है वो फंड किसने दिया है? पहले तो फिलैंथ्रोपिस्ट ने दिया है. फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो दान दे, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दान धर्म करता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है. ठीक है, लोगों के पास पैसा बहुत होता है, बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं जो हर जगह पैसा दान करते हैं. तो जो दान करने वाले व्यक्ति हैं, दानशूर, दानवीर, दीज आर कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट. ठीक है. हाँ, तो अभी देखो, डोनेशन किसने दिया? फिलैंथ्रोपिस्ट ने दिया. बराबर. ये लोग कैसे होते हैं? और ये डोनेशन कैसा था? म्यूनिफिसेंट डोनेशन था. पूरा एक कम्युनिटी सेंटर बन गया इससे. मतलब म्यूनिफिसेंट का मतलब है बहुत ही खुले दिल से दिया गया डोनेशन. क्या कहेंगे आपको? इट इज जनरस एंड इट इज मोर देन जनरस. जनरस होना मतलब बिल्कुल, हाँ चलो कितना चाहिए, हाँ लेके जाओ, चलो, दैट इज जनरस. और ज्यादा दे देना, जनरस से ज्यादा, मोर देन जनरस इज कॉल्ड म्यूनिफिसेंट. ठीक है. म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होगा? मोर जनरस देन इज यूजुअल और नेसेसरी. जितना जरूरी है उससे ज्यादा का दान देना, दैट इज कॉल्ड म्यूनिफिसेंट. समझ गए? सिनोनिम क्या होंगे इसके? जनरस वो तो है ही, लैविश या बाउंटीफुल. बाउंटीफुल मतलब बहुत पैसा होना. बाउंटी का मतलब होता है संपत्ति, बाउंटीफुल मतलब संपत्ति वाला. एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कुछ व्यक्ति होते हैं जो जरूरत से ज्यादा दे देता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो जरूरत का भी नहीं देते, एकदम उनका है ना हाथ खींचा हुआ होता है. क्या बोलेंगे उनको? स्टिंगी, स्टिंजी. स्टिंजी मतलब कंजूस. माइजरली या पार्सिमोनियस. या पार्सिमोनियस, तीनों का मतलब क्या होता है? एकदम कंजूस. जिनके हाथ से पैसा नहीं छूटता वो स्टिंगी हो गए, पार्सिमोनियस हो गए या माइजरली हो गए. राइट. चलो, तो म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? मोर देन जनरस. जनरस होना, उससे ज्यादा पैसे दे देना. ठीक है, क्लियर? म्यूनिफिसेंट. चलो, एंड आई होप दैट दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर टुडे. मेलीफ्लुअस. कौन सा वर्ड है नया? मेलीफ्लुअस. मेलीफ्लुअस. इसमें भी एक आइडेंटिफाई करने के लिए ये MEL वर्ड बहुत जरूरी है. मेल, MEL, मेल. मेल से वर्ड बना है मेलोडी. MEL से कौन सा बना है? मेलोडी. तो मेलीफ्लुअस का मतलब होता है जिसमें मेलोडी हो. चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा. द मेलीफ्लुअस टोन्स, फिर से एडजेक्टिव ही है ये, है ना, एडजेक्टिव. मेलीफ्लुअस टोन्स. कैसी टोन्स? मेलीफ्लुअस है मतलब मेलोडी से भरी हुई टोन्स. ऑफ हर वॉइस वेयर सूदिंग. सूदिंग यानी बहुत दिल को ठंडक पहुंचाने वाले, बहुत शांत करेंगे तुमको. सूदिंग. एंड मेनी फाउंड इट रिलैक्सिंग टू लिसन टू हर रीड अलाउड. का उसके टोन्स, वॉइस ऐसे थे कि वो जब जोर से भी पढ़ती थी तो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आवाज में ही वो मेलोडी थी. उसका आवाज कैसा था? मेलीफ्लुअस था. ये टोन्स मेलीफ्लुअस थे यानी मेलोडी से भरे हुए. मेलीफ्लुअस का मतलब क्या? मेलोडी से भरे हुए. ठीक है. तो मीनिंग क्या होगा इसका? स्वीट, म्यूजिकल, प्लीजेंट टू हियर, है ना. मेलोडियस, ये इतना वर्ड याद रखो, मेलीफ्लुअस याद होगा. सिनोनिम क्या होगी? हारमोनियस या मेलोडियस. दिस इज द मेन वर्ड, मेलोडियस. एकदम स्मूथ आवाज होना. एंटोनिम क्या होगा? हार्श, ग्रीटिंग या डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट उसमें देखा था कैकोफोनी में. हम ऐसा कर सकते हैं कि कैकोफोनी का एंटोनिम क्या होगा? मेलीफ्लुअस होगा. कैकोफोनी में मतलब हार्श आवाज, बहुत रफ वाला आवाज, नॉइज वाला. और मेलीफ्लुअस मतलब सूदिंग, शांत, मेलोडियस साउंड. समझ गए? चलो, तो दीज आर दी 10 वर्ड्स दैट वी हैव टुडे. नाउ गो थ्रू द आर्टिकल एंड देन वी विल डिस्कस इट टुगेदर. ठीक है, पढ़ो.
चलो डन। हाँ, तो द एडिटोरियल इज रिगार्डिंग अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट गेव अगर अकॉर्डिंग अबाउट दी सब कैटेगराइजेशन इन दी एससीज एंड एसटीज। ठीक है, तो इसके बारे में अभी देखेंगे हम क्या है, इसमें क्या दिया है। द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, है ना। पहले तो ये टर्म समझ लो, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ की जो थ्योरी होती है उसमें क्या बोला है, द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब ऐसी एक्शंस या लॉ के द्वारा की गई ऐसी चीजें जिससे लोगों की भलाई हो, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शंस, है ना। तो ऐसी थ्योरी ऑफ लॉ की जिसके द्वारा लोगों की भलाई हो, दैट इज कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, हैज बीन इवॉल्विंग कॉन्स्टेंटली। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे लोगों की भलाई हो, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने वाली प्रोसेस है, मतलब दिन ब दिन वो डेवलप होती जा रही है ना। फ्रॉम अ नोशन ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, नोशन का मतलब होता है धारणा, सोच, है ना। हमारी एक धारणा है इक्वालिटी के बारे में, फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में, रूटेड इन जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हमारी इक्वालिटी की धारणा क्या है कि किसी से भेदभाव ना हो, दैट इज इक्वालिटी। ये पहली धारणा थी, बराबर है। अब कहाँ आ गई है, फ्रॉम अ नोशन, क्योंकि बोला यहाँ पे फ्रॉम, यानी फ्रॉम से पहले हमारी धारणा क्या थी इक्वालिटी की, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, दैट इज इक्वालिटी हो गई। इट हैज रीच्ड अ पॉइंट, अब ये कहाँ आके पहुंची है, इट हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर द एम इज सब्सटेंटिव इक्वालिटी। पहले जो इक्वालिटी की धारणा थी वो ऐसी थी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, अब वो इस पॉइंट तक आके पहुंची है कि सब समान हो। भेदभाव ना होना ये चीज अलग है और सब समान होना ये चीज अलग है। तो हम वो इक्वालिटी से जहां पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, से वो इक्वालिटी तक आ चुके हैं जहां पे सब समान हो, यानी हर चीज में सब समान हो। दैट इज व्हाट वी आर नाउ। रिजर्वेशन इज नो मोर सीन एज एन एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी। आजकल रिजर्वेशन को कोई इक्वालिटी के लिए एक्सेप्शन करके नहीं देखता, बट एज डीपनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बाय एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड अकोमोडेशन ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसेबिलिटीज, है ना। क्या कह रहा हूं ऑथर यहां पे, इधर क्या, हाँ, रिजर्वेशन इज नॉट सीन एज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। अब ये इक्वालिटी देने के लिए कोई एक्सेप्शन या अलग से की गई चीज के हिसाब से नहीं देखा जाता, बट अब रिजर्वेशन को कैसे देखा जाता है, रिजर्वेशन को देखा जाता है डीपनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, कि ये एक ऐसी आइडिया है जिससे हम इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एम्ब्रेस कर सके। एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना या साथ में लेना, एम्ब्रेस कर सके किस चीज को, डाइवर्सिटी को, कि अलग अलग सोच विचार पद्धति से आए हुए लोगों को हम डाइवर्सिटी वालों को एक साथ ले सके, अकोमोडेट कर सके, है ना। किसको अकोमोडेट कर सके, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसेबिलिटीज, है ना। सालों से जिन पे अन्याय अत्याचार हुए हैं उनको भी अभी साथ में ले सके, सबको एक साथ लेके चल सके, उस धारणा तक हम पहुंचे हैं रिजर्वेशन के द्वारा। द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अलाउिंग स्टेट्स टू क्लासिफाई शेड्यूल्ड कास्ट इनटू ग्रुप्स and give preferential treatment to the weaker and more backward among them is in line with this progression। क्या कह रहे हैं ऑथर यहाँ पे, अभी का जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये चीज ध्यान में रखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अलाउिंग स्टेट्स टू क्लासिफाई, स्टेट्स यानी राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया है। पहले ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था, अब ये राज्य सरकार को अधिकार मिला है कि वो क्या कर सके, वो क्लासिफाई कर सके। क्लासिफाई कर सके मतलब इसको क्लासिफाई कर सके, शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट जो है उसको क्लासिफाई कर सके, यानी उसमें अलग अलग ग्रुप्स बना सके, ग्रुप ए बी सी ऐसा, है ना, किसके बेसिस पे, एंड गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दे या ऐसे ग्रुप्स को प्रेफरेंस दे जो वीकर है और मोर बैकवर्ड अमंग देम, उनमें भी जो और वीक है या ज्यादा बैकवर्ड है, ऐसा हो सकता है। देखो एक कैटेगरी है, लेट से ए एक है, बी एक है, सी, यानी एक ही कैटेगरी में समझो शेड्यूल कास्ट है,
उसमें तीन अलग अलग कास्ट है लेट से। अब ऐसा हो सकता है कि ए टाइप की जो कास्ट है उस कास्ट को रिजर्वेशन का बेनिफिट सालों से मिलते आ रहा है, यानी मिलते तो सभी को आ रहा है, लेकिन ये कास्ट के लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के अभी मोर और लेस अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। तो फिर अब शायद इनको जरूरत नहीं, शायद इसलिए फिर इसका सर्वे करा के सी वालों को ऐसा हो सकता है कि रिजर्वेशन इनको भी था, लेकिन परिस्थिति और व्यवस्था ऐसी थी कि शायद उनको अभी तक उसका लाभ मिला नहीं या वो ले नहीं पाए, तो फिर इनको ज्यादा जरूरत है रिजर्वेशन की, तो इनको रिजर्वेशन का अधिक लाभ मिले, प्रेफरेंस रिजर्वेशन में इनको मिले। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज और सुप्रीम कोर्ट वांट्स, है ना। तो क्या कहा है देखो, टू इनटू ग्रुप्स एंड गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू दी वीकर एंड मोर बैकवर्ड, उसमें भी यानी एससी कैटेगरी में जो वीकर है और जो बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड अमंग देम इज इन लाइन विद दिस प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब ये जो ऊपर हमने देखा कि समय के साथ ये बदलते जा रहा है, उस लाइन में हो। बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 6:1, 6:1 का ये जजमेंट है। द कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आइडिया दैट द सुप्रीम दैट द एससीज, बहुत बार ऐसा होता है एससी लिखा होता है ना न्यूज में तो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा जाता है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है ना। क्या बोला, द कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आइडिया दैट एससीज कंस्टिट्यूट अ सिंगल होमोजीनियस क्लास। पहले उस पे आऊंगा, पहले क्या था, लेकिन अभी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एससीज ये कोई एक ही क्लास नहीं है, एक क्लास नहीं है, आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो या अलग अलग इसमें भी सब कैटेगरीज कर सकते हो, सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, एंड दैट सब क्लासिफिकेशन विल वायलेट द इक्वालिटी रूल। इसको रिजेक्ट किया है। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, ये जो दोनों चीजें हैं कि शेड्यूल कास्ट इज अ होमोजीनियस ग्रुप एक चीज, और दूसरी इसको अगर सब क्लासिफाई किया तो इक्वालिटी का रूल वायलेट हो जाएगा। ये जो सोच थी उसको क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट किया, समझ गया। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। क्या है आगे, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, द वर्डिक्ट डिसलॉजेस अ 2005 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। 2005 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसको डिसलॉज किया। डिसलॉज किया मतलब उसको खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया, ठीक है। ये ईवी चिन्नैया एंड वर्सेस एपी का जजमेंट था। दैट हैड स्ट्रक डाउन एन आंध्र प्रदेश लॉ क्लासिफाइंग एससी कम्युनिटीज इनटू ग्रुप्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक निर्णय आया था जिसमें यह कहा गया था इस एससीज का ऐसा सब क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अभी खारिज कर दिया और बोला कि अब आप एससीज में भी सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, समझ गए। चलो लेट अस मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। चलो पढ़ लो, पढ़ा से आई विल कंटिन्यू। आप लोग यहाँ पॉज करके ये पढ़ लो, मैं अभी आगे ऐसे कंसीडर करके चलता हूं कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है। पॉज करके पहले पढ़ लेना, ठीक। लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। क्या दिया है, द कोर्ट हैड देन रूल्ड, देन मतलब कब, 2005 की बात कर रहे हैं। द कोर्ट हैड देन रूल्ड दैट once the president notifies the list of SCs under article 341, आर्टिकल 341 के अंडर अगर प्रेसिडेंट ने एक बार लिस्ट दे दी कि ये कास्ट शेड्यूल कास्ट में आएंगी, बस वो पत्थर की लकीर है। पार्लियामेंट अलोन कुड मॉडिफाई इट बाय अ लॉ, तो सिर्फ उसमें चेंज कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। मतलब तब यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं था। एंड दैट स्टेट्स वेयर बार्ड फ्रॉम टिंकरिंग, स्टेट्स वेयर बार्ड, बार्ड का मतलब डिसअलाउड यानी नॉट अलाउड, तो स्टेट्स यानी राज्य सरकारों को परमिशन नहीं थी। फ्रॉम टिंकरिंग, टिंकरिंग का मतलब क्या होता है, छेड़खानी करना। लिस्ट दे दी ना तो आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते, टिंकरिंग, ठीक है ना, विद द लिस्ट। तो यू कैन नॉट टिंकर विद द लिस्ट, यानी उसमें छेड़खानी अलाउड नहीं है। This judgment was cited
by Punjab and Haryana High Court while quashing a preferential sub quota for Balmikis and Mazhabi Sikhs within the SC quota। क्या हुआ था फिर? यही जजमेंट को किसने साइट किया? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साइट किया था, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी क्या किया था? क्वैश कर दिया था। क्वैश कर दिया था मतलब हमने इससे पहले जो देखा था वर्ड डिसलॉज करना, तो वैसे ही यहाँ पे क्वैश कर दिया, यानी खारिज कर दिया। क्या खारिज कर दिया था? प्रेफरेंशियल सब कोटा। प्रेफरेंशियल सब कोटा ये पंजाब की सरकार ने भी बनाया था। पंजाब की सरकार ने क्या किया था? वाल्मीकि को और मजहबी सिख्स, वाल्मीकि और मजहबी सिख्स इनको एससी कोटा में डाला था, यानी इसमें कैटेगराइजेशन किया था, वाल्मीकि अलग मजहबी सिख्स अलग, तो उसको खारिज कर दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। किसको साइड करके? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को साइड करके। व्हेन द मैटर केम टू द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, अ बेंच डाउटेड द करेक्टनेस ऑफ ईवी चिन्नैया एंड रेफर्ड द क्वेश्चन टू अ लार्जर बेंच। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये विषय आया तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे विचार करके ये डिसाइड किया कि शायद वो जो 2005 का जजमेंट है वो करेक्ट नहीं है, हमें इसको बड़े बेंच के पास भेजना पड़ेगा, 5 जजों की बेंच या 7 जजों की बेंच। इस केस में 7 जजों की बेंच के पे भेजा था कि जिसने निर्णय लेना अधिक उचित होगा। समझ गए? चलो फिर क्या है आगे? द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, यानी 6:1 का वर्डिक्ट है। द मेजॉरिटी वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन क्लियर रिकॉग्निशन दैट SCs डू नॉट कंस्टिट्यूट अ होमोजीनियस क्लास। तो मेजॉरिटी ने क्या माना है कि SCs एक होमोजीनियस क्लास नहीं है, कोई एक कास्ट नहीं है, वो इट इज अ ग्रुप ऑफ कास्ट। तो वो होमोजीनियस नहीं, हेटेरोजीनियस है। एंटोनिम क्या होगा? हेटेरोजीनियस। अंडर द प्रेसिडेंशियल लिस्ट दे हैव अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, but it does not mean that there are no differences in the extent of backwardness among them। क्या कहा है इसमें कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारी कास्ट को एक तौर पे रखा गया है कि ये सारी कास्ट एक है, पर एक्चुअली इनमें भी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ कास्ट बहुत बैकवर्ड हो और कुछ कास्ट आर नॉट सो बैकवर्ड। तो जो ज्यादा बैकवर्ड है उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, राइट? तो द एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस अमंग देम, कि किस उसमें जो सब कास्ट है उसमें बैकवर्डनेस जरा ज्यादा हो सकती है। अ हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी इज इंडीड अ कॉमन फीचर अमंग देम, बट देयर इज हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल एविडेंस दैट द लेवल ऑफ एडवांसमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जो कास्ट है, जो उनको शेड्यूल कास्ट में डाला गया है, वो सारी कास्ट में एक कॉमन चीज है कि वो अनटचेबल्स थे, इसलिए उनको, या अनटचेबल्स माने जाते थे, इसलिए उनको वो कास्ट में डाला गया, SCs में डाला गया। पर क्या, अभी जो लेवल ऑफ एडवांसमेंट हुई है, अभी जो प्रोग्रेस हुई है, वो हर कास्ट में सेम नहीं हुई। कुछ कास्ट में ज्यादा हुई, कुछ कास्ट में कम हुई। तो जिनमें कम हुई हैं अब उनको प्रेफरेंस देने की जरूरत है। स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू फर्दर आइडेंटिफाई द वीकर सेक्शंस। तो इन वीकर सेक्शंस को, ऐसे वीकर सेक्शंस को कौन आइडेंटिफाई करता है? कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? स्टेट्स, बिकॉज इट इज मोर क्लोजर टू द पीपल। अमंग SCs एंड एक्सटेंड बेनिफिशियल ट्रीटमेंट, और बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ये उनको एक्सटेंड करे, इनको आइडेंटिफाई करके। तो अब सब क्लासिफिकेशन का राइट किसको मिला है? स्टेट्स को मिला है। ठीक है, चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द फाइनल पैरा, फाइनल पार्ट। रीड कर लो पहले, यहां पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है? नाउ आई विल कंसिडर की दैट यू हैव रेड दिस पार्ट एंड आई एम नाउ गोइंग अहेड। ठीक, चलो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फाइनल पार्ट। 4 judges have taken the view that excluding the creamy layer among the SCs, देखो क्रीमी लेयर ये जो कंसेप्ट है ये OBCs में है, ठीक है? पर अभी 4 जजेस ने क्या कहा कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए। देखो क्रीमी लेयर को डबल कोट्स में डाला है, अभी ये कंसेप्ट SCs में नहीं है पर लाने की सोच रहे हैं। 4 judges have taken view that excluding the creamy layer, ऐसी लेयर जिनके पास अभी सुविधाएं है ना, among the SCs from reservation benefits is necessary। कि ये जो क्रीमी लेयर है कि जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है
की वजह से अब उनकी स्थिति में बदलाव आया है, अच्छी स्थिति में, उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट से मुक्त किया जाए, इट इज नेसेसरी टू गिव फुल इफेक्ट टू द प्रिंसिपल दैट द वीकेस्ट शुड गेट द बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, है ना। तो वो क्रीमी लेयर को अभी अलग करना वो रिजर्वेशन के बेनिफिट से जरूरी है, वो भी इसलिए ताकि उनमें अभी जो ऐसे लोग हैं, वो एससी कैटेगरीज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक वो बेनिफिट्स नहीं मिले, उनको इसका बेनिफिट मिल सके, एंड नॉट बी एल्बोड आउट बाय दोज मोर एडवांस देन देम। नहीं तो क्या होगा, जो उनसे उनकी ही कैटेगरी में जो ज्यादा एडवांस लोग हो गए वो ही उनको नहीं आने देंगे, एल्बोड आउट कर देंगे। एल्बोड आउट का मतलब क्या होता है, धक्का मार के बाहर निकाल देना, है ना। यानी हम ट्रेन में घुस गए भाई, अब आपको भी ट्रेन में आना है, देखो जगह नहीं है, बाद में आ जाना, तो दिस इज कॉल्ड एल्बोड आउट, यानी पुश करके बाहर निकाल देना। अप्लाइंग द क्रीमी लेयर कंसेप्ट हिदरटो कन्फाइंड टू ओबीसीज, हिदरटो का मतलब क्या है, अभी तक जो ओबीसीज के लिए ही कन्फाइंड थी, मे नॉट बी इजी, है ना। ये सेम क्रीमी लेयर के कंसेप्ट जो ओबीसी में है वो इधर अप्लाई करना मे नॉट बी इजी, इजी नहीं होगा। जस्टिस बी आर गवई हु राइट्स इन सपोर्ट ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द बेटर ऑफ, यानी जस्टिस बी आर गवई ये उस पक्ष में है, कौन से, क्रीमी लेयर होने के पक्ष में। इनका क्या कहना, बेटर ऑफ जो लोग हैं उनको अभी एक्सक्लूड करना जरूरी है। अमंग द एससीज ऑल्सो नोट्स दैट द क्रीमी लेयर नॉर्म्स कैन नॉट बी सेम एज दोज प्रेस्क्राइब फॉर ओबीसीज। पर इनका कहना क्या है कि वो क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना इज इंपॉर्टेंट, है ना। इवन इन एससी कैटेगरीज अब जो कोई क्या बोलते हैं सुविधाएं रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास है, उनको एक्सक्लूड करने की जरूरत है, पर इनको सेम पैमाना नहीं लगाया जा सकता जो ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो वो अलग होना चाहिए। दिस इज व्हाट जस्टिस गवई इज सेइंग। द एक्सक्लूजन ऑफ द मोर एडवांस सेक्शन अमंग दलित्स वाज नॉट एन इशू बिफोर। पहले ये इशू नहीं था कि दलितों में जो एडवांस्ड कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि उनमें एक्सक्लूड करना चाहना या एक्सक्लूड करना चाहिए कि नहीं, ये पहले नहीं था। द बेंच बिफोर द बेंच, ये बेंच के सामने कोई इशू नहीं था। एंड द ओपिनियंस मे बी नॉन बाइंडिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं था कि इनको एक्सक्लूड करना है कि नहीं करना है, पर ये जजमेंट में 4 जजेस ने बोला है, पर क्योंकि ये कोई सवाल पूछा नहीं था किसी ने, इसलिए ये जो निर्णय है वो शायद बाइंडिंग ना हो, जबरदस्ती ना हो इसकी। व्हाइल एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर मे हैपन समडे, किसी ना किसी दिन तो ये एक्सक्लूडिंग ऑफ क्रीमी लेयर होगा। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। द फोकस शुड बी ऑन द मार्जिनलाइज्ड अमंग दलित्स। फोकस किस पे होना चाहिए, जो दलित होने के बावजूद अभी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले चुके और मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड मतलब एक कोने में है, जहां तक ऐसे कोने में जहां तक अभी उनके पास बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे। गेटिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, उनको भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, समझ गया। तो एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया है, तो इस पे आज ये एडिटोरियल था। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट दी क्वेश्चंस, और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अबाउट सब कैटेगराइजेशन। आपके पास 5 ऑप्शंस है, उनमें से ऑथर का क्या कहना है ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द सुप्रीम कोर्ट फील द नीड टू सब कैटेगराइज द एससीज। एससीज में सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत ही क्यों सुप्रीम कोर्ट को लग रही है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको मोर और लेस सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है टिंकरिंग के लिए, ये वर्ड हमने अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्रेज दी है बोल्ड में उसका मतलब क्या है। एल्बोड आउट की फ्रेज है बोल्ड में, उसका मतलब क्या है आपको बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जस्टिस बी आर गवईज व्यू अबाउट द क्रीमी लेयर इन एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर होना या नहीं होना के बारे में जस्टिस बी आर गवई के मत क्या है, व्यूज क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू हु इज वॉचिंग टू गिव आंसर्स इन दी कमेंट बॉक्स। हो सके तो कोई भी 3 वर्ड्स के सेंटेंस बनाओ और उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, क्योंकि आज के वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट लेवल के थे,
उसके सेंटेंस बनाने का जरा ट्राई करो, इट विल हेल्प यू। ठीक, shall we stop here with this then? Thank you very much.